नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय एज़ोस्पर्मिया है। एज़ोस्पर्मिया यानी कि बिल्कुल शुक्राणु टेस्ट में बिल्कुल नील स्पर्म्स का आना। ज़्यादातर काफ़ी लोगों का जो ये अगर टेस्ट ऐसा आ जाता है तो उनके दिमाग पे काफ़ी इस चीज़ का असर हो जाता है। कुछ हमारे पास कपल्स आते हैं जिनमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। और कुछ जो है हमारे पास लड़के अकेले भी आते हैं, अपनी वाइफ को साथ में नहीं लेके आते और वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर या दबाव में होते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो जो भी पेशेंट की रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु टेस्ट आ रहा है वो सबसे पहले तो हम इसको रिपीट करवाना चाहते हैं। हम इसको 2 से लेकर 6 हफ्ते के बीच में दोबारा से करवाते हैं टू बी श्योर कि ये जो है ये रिपोर्ट सही है कि नहीं। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको क्रिप्टोज़ूस्पर्मिया बोला जाता है, यानी कि शुक्राणु हैं मगर एकदम टेस्ट में नज़र नहीं आ रहे। उसमें एक अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक में जाकर उसका जो और डिटेल में टेस्टिंग होती है जिसमें हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर से दोबारा चेक करते हैं कि स्पर्म्स हैं या नहीं है। फाइनली अगर 2 रिपोर्टों के बाद ये कंक्लूड कर लिया जाए कि शुक्राणु टेस्ट नील हैं और कोई स्पर्म मिलने की संभावना नहीं है सीमेन एनालिसिस के ऊपर, तो फिर हम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ता है और हम एक लेवल ऑफ टेस्टिंग करते हैं जो हम स्टेप वाइज मैनर में करते हैं, जिससे हम आगे पता लगा पाते हैं कि शुक्राणु मिल भी सकते हैं या नहीं मिल सकते। सो जो स्टेप वाइज मैनर में इवैल्यूएशन है उसमें 3 तह में जो है ट्रीटमेंट चलती है। सबसे पहले तह में हम ढूंढते हैं कारण कि कारण क्या है, क्यों शुक्राणु टेस्ट नील है। इसमें जो है मोटा मोटी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है उसमें होता है कि जो टेस्टिस है या जो गोली है वह फेल हो गई है, मतलब वो अपना काम नहीं कर रही है और उसके फेल होने के कारण ही शुक्राणु नहीं बन रहे। जो दूसरा होता है वह कम परसेंटेज लोगों में होता है जिसको हम हाइपो या हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, जिसमें किसी पेशेंट्स के दिमाग की सर्जरी हुई होती है या उनके दिमाग में से हार्मोन नहीं बन रहे होते जिससे उनका जो शुक्राणु की प्रोडक्शन का जो सर्कल है वह नहीं चल रहा होता। और तीसरे जो पेशेंट होते हैं वह होते हैं जिनमें किसी तरह की रुकावट होती है, जिस रुकावट के कारण शुक्राणु बन तो रहे होते हैं मगर आगे नहीं आ रहे होते। तो ये हमारी जो हार्मोनल इवैल्यूएशन है उसमें कुछ हद तक आइडिया हो जाता है कि क्या कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस तो नहीं है जिसके कारण शुक्राणु नहीं बन रहे। तो अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं है तो फिर हम जो है आगे चलते हैं उसमें हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि जो गोली का साइज़ क्या है और उसमें कोई नसें तो नहीं फूली हुई हैं या कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है जिसके कारण जो है स्पर्म्स आगे नहीं चल रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम सुई डालकर चेक करते हैं कि सुई डालने से कहीं स्पर्म्स मिल रहे हैं या नहीं। और फाइनली हम कैरियोटाइपिंग करवाते हैं, यानी कि हम क्रोमोसोम का टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कोई क्रोमोसोमल या कोई कैरियोटिपिक प्रॉब्लम करके तो नहीं स्पर्म की प्रोडक्शन बंद हो गई। अब ऐसी सारी जांच के बाद हमारे आगे 2 रास्ते नज़र आते हैं। एक रास्ता होता है कि शुक्राणु मिल तो रहे हैं और ये जो पर्सन है जिनकी शुक्राणु टेस्ट में नील रिपोर्ट आई है ये अपने ही जो है बच्चे का जो जन्म दे पाएंगे अगर हम सुई के द्वारा इनका जो सैंपल ले सकेंगे। तो ऐसे पेशेंट को हम टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह देते हैं जिसको हम टीसा इक्सी बोलते हैं। मीन्स हम सुई के द्वारा स्पर्म लेकर और फिर उसी को एक और सुई के द्वारा अंडे के अंदर डालकर फर्टिलाइजेशन करके तो हम इनको बेबी बनाकर दे पाएंगे। और जो दूसरा है वह है कि हमें शुक्राणु नील मिल रहे हैं और मिलने की संभावना भी नहीं है क्योंकि गोली फेल हो गई है या चोट लगने के कारण या मम्स के कारण या किसी भी और चीज़ के कारण जो है इनके शुक्राणु अब बनते भी नहीं हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम डोनर स्पर्म की सलाह देते हैं। ज़्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो शुक्राणु टेस्ट की जो प्रॉब्लम है इसको एक सोशल प्रॉब्लम ना बनाया जाए।
जिसके भी शरीर में, फीमेल या मेल, जिसके भी शरीर में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर पारिवारिक प्रॉब्लम बन जाती है। मीन्स लड़की में अगर प्रॉब्लम होती है तो लड़की के परिवार वाले उसकी साइड हो जाते हैं, लड़के में प्रॉब्लम होती है तो उसके परिवार वाले उसके साइड हो जाते हैं। तो ऐसा जो है एक शारीरिक प्रॉब्लम को एक सोशल प्रॉब्लम बनाने से बचाने में हस्बैंड और वाइफ की आपस में कोऑर्डिनेशन होना या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने शरीर पे घमंड नहीं कर सकते कि हम कहेंगे हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या आएगी नहीं। समय समय में रहते किसी न किसी को कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम आती ही रहती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को भी समझदारी के साथ टैकल करना चाहिए ताकि जो ये एक शारीरिक प्रॉब्लम की तरह ही हैंडल हो जाए और इसका जो भी कंक्लूजन है वह निकल जाए। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो कुछ नुस्खे करते रहते हैं जिससे वह शुक्राणु टेस्ट की इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे होते हैं दवाई के द्वारा। सभी को ठीक लगता है, अगर हमें भी कोई शारीरिक दिक्कत होगी तो हम चाहेंगे कि हमें ऑपरेशन ना कराना पड़े या हमें ज़्यादा पैसा ना खर्चना पड़े या लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट ना करवानी पड़े। पर इसमें ये देखना है कि साइंस के आधार पे क्या ये संभव है या नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि ज़्यादातर शादी के 6 महीने साल बाद 1-2 साल बाद ही पता चल जाता है कि शुक्राणु टेस्ट में मेजर प्रॉब्लम है या नहीं। उसमें यह होता है कि बीवी की उम्र कम होती है और अगर बीवी की उम्र कम है तो एक पार्टी तो ठीक है, उसका तो जो इलाज है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो होता यूँ है कि आदमी जो है वो अपने शुक्राणु टेस्ट ठीक कराते रहते हैं, सालों साल नुस्खे करते रहते हैं और उतने में जो बीवी की उम्र है वह बढ़ जाती है और फिर जिसकी प्रॉब्लम नहीं है उसकी भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो इलाज है वह एक अच्छे ढंग से बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से किया जा सकता है। आपको ज़रूरत है अपने नज़दीकी एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाने की, जो आपको स्टेप वाइज मैनर में इवैल्यूएशन करके आपको बहुत जल्द कंक्लूजन बता सके कि आपको आगे क्या करना है और आप उसी तरीके से इलाज करवाकर अपना जो बेबी है वह लाना संभव कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।